अक्सर सुना होगा कि इंडिया में सभी वोटों की कीमत एक समान है। हमें बताया गया था कि लोकतंत्र का सिद्धांत है ही यही कि लोकतंत्र में सभी वोटों की कीमत उनकी वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी पूरी लाइफ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि भारत में सभी वोटों की कीमत एक समान नहीं है, बल्कि कुछ लोग की वोट्स की कीमत दूसरे लोगों के वोट से ज़्यादा होती है। क्या आपको विश्वास होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गोवा के एक इंसान के वोट की कीमत दिल्ली के 4 लोगों के वोट के बराबर होती है और सिक्किम में एक इंसान के वोट की कीमत हरियाणा के 5 लोगों के वोटों के बराबर होती है। जी हाँ, इंडिया में फिलहाल लोकतंत्र की यही शक्ल है। सच यही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आपके वोट की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस स्टेट से वोट दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि साल 1950 है और 2 स्टेट्स हैं, स्टेट ए और स्टेट बी। दोनों स्टेट्स में 100 लोग रहते हैं और दोनों स्टेट्स एक लोकसभा एमपी को इलेक्ट करते हैं, यानी दोनों स्टेट्स में हर वोट की वैल्यू सेम है। अब मान लीजिए कि साल 1960 तक आते आते स्टेट ए की पॉपुलेशन 240 हो गई है, लेकिन स्टेट बी ने एजुकेशन और बर्थ कंट्रोल यानी जनसंख्या निरंतर पर जोर दिया, जिससे स्टेट बी की पॉपुलेशन 120 तक ही पहुंची है। अब कायदे से अगर स्टेट बी एक एमपी इलेक्ट करता है तो स्टेट ए को 2 एमपी इलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन स्टेट बी से डबल है। लेकिन अगर ये कानून बना दिया जाए कि पॉपुलेशन चाहे जो भी हो, दोनों स्टेट्स एक एमपी को ही इलेक्ट करेंगे, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि स्टेट ए के 2 वोट्स की कीमत स्टेट बी के 1 वोट के बराबर ही रह जाएगी। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यही प्रिंसिपल था कि हर वोट की कीमत इक्वल होगी और तय किया गया कि हर सेंसस के बाद हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ की लोकसभा सीट्स तय की जाएंगी। यही सिस्टम 1970 तक रहा, लेकिन 1976 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया हुआ था और इस इमरजेंसी का एक मेन एजेंडा था पॉपुलेशन कंट्रोल। अब 1970 आते आते तक पॉलिसी मेकर्स को भी ये रियलाइज हो रहा था कि कुछ स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में दूसरे स्टेट से बेटर कर रहे हैं और उन्हें लगा कि अगर लोकसभा सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाई गई तो जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा कर रहे हैं उनकी सीट्स कम हो जाएंगी और जो स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए उनकी सीट्स बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए 1976 में जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 42 लाया गया, जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कई फंडामेंटल और लॉन्ग लास्टिंग बदलाव किए। इस संशोधन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बदलाव किए गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 42 को खुद ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इन्हीं बदलावों का हिस्सा था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में बदलाव। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 जो ये तय करता था कि हर वोट की कीमत इक्वल हो और हर सेंसस के बाद हर स्टेट की लोकसभा सीट्स उनके पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ा दी जाए, उसे बदलकर ये तय किया गया कि साल 2000 के बाद होने वाले सेंसस तक भारत की लोकसभा सीट्स वही रहेंगी जो 1971 के सेंसस में तय कर दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस स्टेट की 1970 में जितनी लोकसभा सीट्स तय हुई थी, 2001 तक उस स्टेट की सीट्स उतनी ही फिक्स रहेंगी, चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन कुछ भी हो। 2001 के सेंसस के बाद स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स तय की जानी थी, लेकिन 2001 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 84 पास कर दिया गया, जिसके तहत ये सिस्टम अगले 25 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2026 तक। नतीजा ये कि साल 2024 के चुनाव में जिस स्टेट की जितनी सीट्स हैं, ये 2011 के सेंसस से तय नहीं हुआ, बल्कि 1971 के सेंसस से तय हुई हैं। एक मायने में 2024 की लोकसभा सीट्स वर्ष 1971 के भारत के हिसाब से तय हुई और इसी का नतीजा है ये कि इस समय भारत में एक अजीब सी सिचुएशन है।
जहां लक्षद्वीप में 57,000 वोटर्स एक एमपी को इलेक्ट करते हैं, जबकि नेशनल कैपिटल दिल्ली में 20 लाख वोटर्स मिलकर एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। इस हिसाब से लक्षद्वीप के एक वोट की वैल्यू दिल्ली के 35 वोटर्स के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024 में सिक्किम में 4,34,000 वोटर्स है और वो एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। गोवा में 11,36,000 वोटर्स 2 एमपी को इलेक्ट करते हैं। इस हिसाब से गोवा में 5,68,000 वोटर्स मिलकर एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। केरला में लगभग 2,62 लाख वोटर्स 20 एमपीज को इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब केरला में 13 लाख वोटर्स एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। हरियाणा में 18,05,000 वोटर्स एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। राजस्थान में एक एमपी को इलेक्ट करने के लिए 19,58,000 वोटर्स की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा वंचित है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली, जहां एक एमपी को चुनाव के लिए 20,46,000 वोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिक्किम जैसे बॉर्डर स्टेट्स और गोवा जैसे कोस्टल स्टेट्स या लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जैसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में वोटों की वैल्यू दिल्ली, हरियाणा जैसे इनलैंड स्टेट से ज़्यादा होती है। अब ये सब सुनकर दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक वोट की वैल्यू इक्वल ही होनी चाहिए। इसके अलावा भारत का संविधान भी आर्टिकल 81 में यही कहते हैं कि सभी स्टेट्स की लोकसभा सीट्स वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से तय होनी चाहिए। तो आखिर किस आधार पर इंदिरा गांधी के समय भारत के संविधान में ये मूलभूत बदलाव किया गया, जिसका परिणाम आज तक उत्तर भारत के लोग भुगत रहे हैं? तो इसके पीछे 2 मुख्य तर्क दिए गए थे। पहला ये कि इससे सभी स्टेट्स को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह मिल जाएगी, क्योंकि हर स्टेट ये समझ जाएगा कि ज़्यादा आबादी से लोकसभा में ज़्यादा सीट्स नहीं मिलने वाली। और दूसरा तर्क ये था कि ये सिस्टम भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को मजबूत करेगा, क्योंकि इस सिस्टम से छोटे और कम आबादी वाले स्टेट्स को भी लोकसभा में ठीक ठाक सीट्स मिल जाएंगी। लेकिन इस समय ये दोनों तर्क बेबुनियाद हैं। सबसे पहले तो जिस आबादी को 1970 में बोझ समझा जाता था, आज वही आबादी भारत की ताकत मानी जाती है। इस समय हर देश आबादी को बर्डन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर के रूप में देखता है। ज़्यादा आबादी अब किसी देश की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत मानी जाती है, और इसीलिए कुछ स्टेट्स को इस वजह से पनिश करना क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर का, तो हरियाणा और दिल्ली के लोग केरला के विधानसभा के लिए वोट नहीं करेंगे, और लोकसभा का चुनाव भारत सरकार के लिए होता है, ना कि राज्य सरकारों के लिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब वक्त आ गया है कि जब स्टेट्स को उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए पनिश करना छोड़कर सभी लोगों के वोट्स को बराबर वैल्यू दी जानी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का नियम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही विजन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी लोगों की वोट्स की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, या आपका मानना ये है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है वही सही है और लोकसभा की सीट्स हमेशा के लिए 1971 के सेंसस से ही तय होनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाएँ। नमस्ते।